इधर देखते हैं सब लोग। बायो एनर्जेटिक्स, दो चीज़ें, एक बायो एक एनर्जेटिक्स। व्हाट इज बायो एंड व्हाट इज एनर्जेटिक्स। ठीक है, वैसे इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनर्जी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब एनर्जी क्या है और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज एनर्जी। पैकेट्स ऑफ फोटोन इज एनर्जी। कायनात में सूरज अल्लाह ताला ने बनाया है, ये आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, धूप। ठीक है, यही मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है ना, ये आगे यूवी में भी तब्दील होती है जिसकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर तक होती है। ये आगे विजिबल रीजन में भी चेंज होती है। ठीक है, विजिबल रीजन की जो वो होती है 400 से 800 नैनोमीटर तक होती है। उसके बाद आईआर रीजन शुरू हो जाता है जो आपकी आंखों को नज़र नहीं आता, इसकी फ्रीक्वेंसी 800 से 4000 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। एनर्जी है क्या। ठीक है, एनर्जी है क्या, साथ लिखते जाएं कि किसी भी जिस्म की या किसी भी सिस्टम की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक, किसी भी सिस्टम की एक सराउंडिंग में बशर्ते कि सराउंडिंग स्टेबल हो, काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। ठीक, अब हमारी ये जितना भी बायो एनर्जेटिक्स का प्रोसेस हो रहा है, ये मोहताज है 3 लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। 3 लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स साइंस की ऐसी शाख है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करती है। ठीक, सलमान ये दरवाज़ा बंद कर दो। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करती है। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले मैं ना आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक आम सी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल, मुझे भूख लगी। ठीक है, मैं गया किचन में जाके मैंने रोटी उठा के खा ली। अब ये रोटी क्या है, ये स्टार्च है। क्या है, स्टार्च केमिकल है ना। अब यही स्टार्च आगे ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन शुगर्स में। ये आगे इंटरमीडिएट्स बनाते बनाते, मैं भी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्ट्स देते हैं। अब एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी का सबसे बड़ा हमारे जिस्म का सोर्स है। अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, बनता है टूटता रहता है। ठीक, अनस्टेबल प्रोडक्ट इसलिए कि इसकी रेजोनेंस फॉर्म कम है। किसी भी कंपाउंड की रेजोनेंस फॉर्म जितनी ज़्यादा हो उतना स्टेबल होगा, इसकी कम है। अब ये एटीपी चेंज होगा, एटीपी के पास जो एनर्जी होती है ना, ये होती है 7500 किलो कैलोरी। जब ये एटीपी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक फॉस्फेट का बॉन्ड रिमूव हो जाती है, तो एनर्जी बचती है 4500 किलो कैलोरी। फिर जब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो ये आ जाती है 2200 किलो कैलोरी एनर्जी। इस तरह आपके जिस्म को एनर्जी एटीपी देता है, और ये रिएक्शन चलाने के लिए यूं समझ लें आपके अंदर चूल्हा जलता रहता है। ठीक, समझ आ गई कि एनर्जी कन्वर्ट किस तरह हो रही है आपके जिस्म में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये देखें,
ये है बेस, इस तरह समझ लें। ये एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट। आपने पढ़ा होगा कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या हो जाती है? स्टोर। क्या हो जाती है? स्टोर। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है वही एनर्जी रिलीज हो जाती है। फिर अगला बॉन्ड रिलीज होगा, एनर्जी फिर रिलीज होगी, वो हमारा सेल इस्तेमाल कर लेगा। किस में इस्तेमाल करेगा? उसने डीएनए के स्ट्रैंड को मूव कराना है, ठीक है, उसने आरएनए को मूव कराना है, उसने बहुत सी चीज़ों को चलाना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना। अब समझ आ गई है ये पॉइंट? अब क्लियर हो गया? चलें जी, अब हम चल रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हैं। नंबर 1, पहला, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कुरान भी यही कहता है। किस तरह? एनर्जी है क्या? धूप एनर्जी है, ठीक है। केमिकल एनर्जी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारी नूरी मखलूक है, फरिश्ते, वो भी एनर्जी हैं, ठीक है। आप जिन्नात ताबे कर सकते हैं, आप हमजात ताबे कर सकते हैं, आप फरिश्ते ताबे नहीं कर सकते। अब अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, ठीक है। सुम्मा नाउज़ुबिल्ला, सबसे सुपर नेचुरल पावर है अल्लाह ताला। तो आपने जहाँ पे भी एनर्जी देखी है बच्चों, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि फलां बंदे ने उठा के पंखा चलाया, उस्मान साहब ने मिनट लगाया, ऐसे तार के अंदर से करंट निकाल के जेब में डाल लिया, फिर लोग परेशान हो गए कि भाई लाइट नहीं चल रही। कभी सुना है ऐसे? कभी भी नहीं हुआ। उसकी रीज़न है कि करंट जो है वो सोर्स, एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर मैं तार को हाथ लगाऊंगा, उठा के मुझे दूर फेंकेगा। इसी तरह धूप की तरफ आ जाएं। धूप को आप दूसरी एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं, उसको आप यूवी लाइट में चेंज कर सकते हैं। उसके रास्ते में आप प्रिज्म रख दें, ये धूप है, इसके रास्ते में प्रिज्म रखें, ये विजिबल कलर निकल आएंगे, इसमें चेंज कर सकते हैं। इसको आप आई आर रीजन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन धूप को आप ताबे नहीं कर सकते। यानी मैं ये नहीं कर सकता कि आज रहीम यार खान में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उस्मान साहब ने क्या किया, जाके सारी धूप रहीम यार खान की पकड़ के अपनी अलमारी में रख दी। सुम्मा नाउजुबिल्ला, कभी भी नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। ये था हमारा लॉ ऑफ फर्स्ट थर्मोडाइनामिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये वीडियो कॉल ख़त्म करें जी जलाल साहब। फॉर, इधर सुने, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज, ये दूसरा रूल है। अब ये रूल भी कुरान की से साबित हो रहा है। फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज। अब व्हाट इज एंट्रोपी? बिगाड़, दुनिया में बिगाड़, आपके जिस्म में बिगाड़, बीमारियां आना, बाल सफ़ेद होना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अचानक शुरू होने वाला प्रोसेस, जिसको आप रोक नहीं सकते, अपनी कुदरत में नहीं ला सकते। जैसे सूरज का निकलना, ठीक है। अशम्स वल कमर बिहुस्बान, अशम्स वल कमर बिहुस्बानी वन नज्म व शजर यसजुदान की इसकी तफसीर में हमने पढ़ा है
कि जब भी सुबह सूरज और चाँद निकलते हैं ना, ये सबसे पहले अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा करते हैं, फिर ये अपने अपने मकाम पे चलते हुए निकलते हैं। फिर जब ये शाम को इन्होंने गरूब होना होता है, फिर यहाँ से जाके ये अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा रेज होते हैं, हाज़िरी लगवा के फिर अपने असल मकाम की तरफ जाते हैं। तो सूरज का निकलना और सूरज का गरूब होना हमारे इख्तियार में नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है। चूल्हा पकाने के लिए आग लगाना आपका इख्तियार है, आप माचिस की तीली लगाएंगे आग लगेगी। आग की हीट को कंट्रोल करना आपका काम नहीं है, नहीं कर सकते आप। ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब एंट्रोपी क्या है? जब दुनिया नई नई बनी थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त बिगाड़ नहीं था, एंट्रोपी नहीं थी। उस वक्त डेड बॉडी ख़राब नहीं होती थी, सालन रखे हुए ख़राब नहीं होते थे, बैक्टीरिया वगैरह का वजूद नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, दरख्तों से फल नहीं गिरते थे। जब पहला कत्ल हुआ, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, अल्लाह ताला की ने इस बात से दुनिया से तवज्जो हटा ली और ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, बिगाड़ आने लग गया। अब जैसे जैसे कुर्बे क़यामत आता जाएगा, दुनिया का के अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो चुका है और हो रहा है। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, समंदरों की लेयर जो है वो ऊपर आना शुरू हो गई है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लंबी सर्दियां हो गई हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा लंबी गर्मियां हो गई हैं, कहीं पे 6 महीने सूरज नहीं निकलता, कहीं पे। ये सारी चीज़ें हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स को एक्सप्लेन करती हैं। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चलें जनाब हम तीसरा लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज। अचानक शुरू होने वाले सिस्टम के अंदर जो दुनिया का जो निज़ाम है उसमें बिगाड़ पैदा होता है। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की तरफ। लिखें, अ परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन है 0 एंट्रोपी। अब व्हाट इज अ परफेक्ट क्रिस्टल? ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर इम्प्योरिटीज ना हो। इम्प्योरिटीज ना हो, बिल्कुल प्योर। मिसाल के तौर पे प्योर क्रिस्टल है गोल्ड का। जब ये प्योर होगा और इसका टेम्परेचर 0 होगा तो इसके अंदर बिगाड़ नहीं पैदा होगा। अगर आप इसको आग लगाना शुरू करेंगे, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो पिघलना शुरू हो जाएंगे और ये अपनी असल शक्ल खो देगा। और इस क्रिस्टल से मुराद जो है वो दुनिया भी है, आपकी दुनिया जिसमें आप रह रहे हैं इस वक्त। शुरू में ये प्योर क्रिस्टल थी, 0 केल्विन टेम्परेचर, फिर बिगाड़ आना शुरू हुआ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है। ये हैं हमारे थर्मोडाइनामिक्स के लॉज। अब हमारे जिस्म को थर्मोडाइनामिक्स की मौजूदगी में क्या चीज़ ऐसी चाहिए कि हम काम कर सकें? लिखें, डेल्टा जी इज़ मस्ट। डेल्टा जी इज़ मस्ट। व्हाट इज़ डेल्टा जी? इट इज़ गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन हो। ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी चाहिए होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी है। यानी आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए एक टाइम में जितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी की समझ आ गई?
अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मेरा स्टेमिना लगेगा, मेरा जोर लगेगा, वो मेरा गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट जनाब अली हम चल रहे हैं, डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा। लिख लें, जो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करें उसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, जो रिएक्शन हीट इवॉल्व करे उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म क्या है। हमारे अंदर भी जो बच्चों मेटाबॉलिज्म है ना, वो आपके बायो एनर्जेटिक्स लॉज के तहत ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो रही है आपके अंदर, प्रोडक्ट बन रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोटोसिंथेसिस की तरफ। मैं किसी बुक को फॉलो करके नहीं समझाऊंगा, देख लें, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कि ये एफएससी को फॉलो करता है, ये फलां को फॉलो करता है। अपने कंसेप्ट दूंगा, दुनिया की हर बुक पे लगेंगे वो। ठीक है, तो इसी तरह आप भी खुद किताब बनेंगे। सुने, फोटोसिंथेसिस है क्या? छोड़ें एफएससी वाली डेफिनेशन के ये होता है वो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें, समझें ज़रा। हवा में सबसे ज़्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इनऑर्गेनिक है ना, CO2 इनऑर्गेनिक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है। ठीक है, पानी भी इनऑर्गेनिक है। लाइट एनर्जी, जैसे मैं कह रहा था ना कि फोटॉन्स, लाइट एनर्जी ज़रूरी है। लाइट एनर्जी पड़ी धूप। हुरैन आपका स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ करें। मेरा स्पीकर ऑन रहने दें क्योंकि फिर वो हो जाता है। अब जब ये लाइट पड़ेगी ना बच्चों, तो ये क्या बना देगा? C6H12O6, इधर लिख रहा हूँ C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज बना है ये क्या है? ऑर्गेनिक। अब यही ग्लूकोज जो है ये पौधे अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। एक बार फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज बना, दूसरी बार बनी, फिर ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ज़्यादा बन जाए, ग्लूकोज फिर आपस में जुड़ जाए, तो ये फिर क्या बना देता है? अपना पॉलीमर यानी स्टार्च बना देता है। और इसी तरह जो स्टार्च जो है वो है डिपॉजिट होता है। ठीक है, फिर वो आटा बन के आपकी मार्केट में आता है, आपके अब्बा जी जाते हैं बोरे ले आते हैं आटे के, फिर आप खाते हैं और आपको एनर्जी मिलती है। अब समझ आ गई फोटोसिंथेसिस की? इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ बन रही है। क्लियर हुआ है? ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या? क्या चाहिए? ऐसे नहीं होगा कि ऐसे बैठे बैठे मैं कह दूं कि भाई मेरे अंदर जनाब वाली फोटोसिंथेसिस हुई, पौधे नहीं थे, मैंने ऐसे बैठे बैठे खुद खुराक बना ली। नहीं, लिखें, एक तो लाइट ज़रूरी है। लाइट पड़ेगी पैरेन्काइमेटस टिश्यू पे, ये क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस शुरू करेगा। ठीक है, ज़मीन से पौधा पानी एब्जॉर्ब करेगा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ये ज़रूरी कंडीशन है आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों।